नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे। स्वागत है आप सभी का टनल क्लासेस पर। 22 अप्रैल सन 2025 ये वो दिन है जिसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये वो दिन है जो भारत कभी नहीं भूलेगा और ना ही हम भूलना चाहते हैं तो बस इतना कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। जस्टिस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिले। वो लोग जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई या वो लोग जो इस घटना में जख्मी हुए, उनके परिवार के लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा समाज, हमारा ये देश आपकी इस दुखद परिस्थिति में इस वक्त आपके साथ खड़ा है। साथ ही मैं अपने, आपके और 140 करोड़ जनसंख्या वाले अपने भारत देश की तरफ से भारतीय सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप जितना कड़े से कड़ा कदम ले सकते हैं आप लीजिए। मैं और हमारा ये पूरा भारत हर कदम में आपके साथ खड़ा रहेगा। और अंत में इस प्रार्थना के साथ कि जिन लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई, ईश्वर उन्हें अपने हृदय में स्थान दे और जो लोग इस दुर्घटना के दौरान जख्मी हुए वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इस दुर्घटना के होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रिस्पांस आया वो ये आया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरीली सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे सारी जगह एक ही न्यूज़ चल रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। तो कई लोगों ने मेरे पास भी मैसेज किया कि भैया हर जगह यही चल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, पर एक क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है, कब बनी, किसने साइन किया, डिस्प्यूट क्या क्या पहले हो चुके हैं, किन बातों पे अब भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक काम करें कि ये जो आपके सामने मैप रखा हुआ है जिसमें आपको ये सारी रिवर्स दिख रही हैं, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लें। ऊपर आपको दिख रहा होगा इंडस, फिर झेलम और चेनाब। तो इंडस, झेलम और चेनाब इनको हम कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, और नीचे आपको जो दिख रही होंगी रावी, ब्यास और सतलज, इनको हम कहते हैं ईस्टर्न रिवर्स। और इन 6 नदियों को, पूरी 6 की 6, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 6 नदियों को पूरी को बोला जाता है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया। ये मैप आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। चलिए, तो इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड साइंड इन 1960। तो आपको पता होगा इन 1947 ये वो टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने और तब से हमारे बीच के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। कई बार कोशिश की गई इन रिश्तों को सुधारने की, इनको अच्छा बनाने की, और उसी कोशिश में एक नतीजा जो हमारे सामने आया है वो है इंडस वाटर्स ट्रीटी। 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। ठीक है, विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की और एक ये ट्रीटी साइन की गई इंडिया और पाकिस्तान में। ये ट्रीटी है किसके बारे में? तो इट गवर्न्स द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम विच फ्लोज थ्रू बोथ कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज से जा बहने वाली इंडस रिवर सिस्टम, आपको पता है इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदियाँ आती हैं। नीचे लिखा भी है, वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम और चेनाब, और ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास और सतलज। तो इन 6 नदियों का पानी किस तरीके से दोनों देश यूज़ करेंगे, इसके बारे में कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए, और इसी को हम बोलते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी। ठीक, यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो तारीख है 19 सितंबर और 1960। तो 19 सितंबर 1960 को कराची में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल हुए जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट आयूब खान। तो इन दोनों ने ये ट्रीटी पे साइन किया 19 सितंबर 1960। ये तारीख याद रखिएगा, कराची में ये ट्रीटी साइन हुई थी। आगे अगर बात करें तो ईस्टर्न रिवर्स जिसमें रावी, ब्यास और सतलज, तो इन तीनों नदियों का पानी इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया को अलॉट कर दिया गया कि इन तीनों रिवर्स का जो पानी है वो इंडिया यूज़ करेगा। साथ ही साथ वेस्टर्न रिवर्स जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब आती हैं, इनका पानी ये बोला गया कि इनका पानी जो यूज़ करेगा वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। पर एक और जो प्रावधान इस ट्रीटी के अंदर किया गया जो कई बार डिस्प्यूट का कारण भी बनता आया है, वो ये किया गया कि अंडर दिस ट्रीटी द इंडिया कैन यूज़ द अबाउट 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। ये जो है वो डिस्प्यूट का एक मेजर रीज़न बना हुआ है
कि वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो पूरा का पूरा बोला गया कि पाकिस्तान यूज़ करेगा, पर उसमें भी ये प्रावधान कर दिया गया कि लगभग 20% का पानी जो है वो इंडिया यूज़ कर सकता है ना। किस किस पर्पज़ के लिए, तो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकता है, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकता है, साथ ही साथ जो उसकी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ हैं उसके लिए इंडिया इन तीनों जो रिवर्स है, इंडस, झेलम और चेनाब, इनके पूरे वाटर का 20% इंडिया यूज़ कर सकता है। बट ये एक बोला गया साथ में कि इंडिया उस पानी को स्टोर नहीं कर सकता, या ये जो पानी है जो बह रहा है, रिवर का जो फ्लो है, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये अभी भी डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है कि ईस्टर्न रिवर्स का पानी तो इंडिया यूज़ करता है, रावी, ब्यास और सतलज का, पर वेस्टर्न रिवर्स का पानी जो पाकिस्तान को अलॉट किया गया था उसमें ये बोला गया था कि 20% जो पानी है टोटल वाटर का वो इंडिया यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान इस पर कई बार सवाल उठाता आया है कि इंडिया कई बार फ़्लो चेंज करने की कोशिश कर रहा है या डैम्स बनाने की कोशिश कर रहा है जिनकी वजह से वो पानी कंट्रोल करता है। तो ऐसे कई तरह के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं डिस्प्यूट्स की, पर याद रखिएगा कि 20% पानी जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका इंडिया यूज़ कर सकता है, वो इस ट्रीटी में लिखा गया है। अगर डिस्प्यूट्स की बात करेंगे तो हमको दो डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला जो डिस्प्यूट है वो है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? ये किशनगंगा रिवर पे है। किशनगंगा याद रखिएगा झेलम जो नदी है जो कि एक वेस्टर्न रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था। और दूसरा जो इशू है वो है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बागलीहार डैम। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बागलीहार डैम। ये दोनों जो डिस्प्यूट्स हैं वो दोनों चेनाब रिवर को लेकर हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है या फिर बागलीहार डैम कहाँ है, तो वो दोनों कहाँ पे हैं? चेनाब रिवर पे हैं। आगे चलते हुए अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए एक 3 टियर मैकेनिज़्म तैयार किया गया, और अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये 3 टियर सेटलमेंट जो मैकेनिज़्म है ये क्या है। तो उसमें से सबसे पहला जो सेटलमेंट मैकेनिज़्म बनाया गया वो ये है कि परमानेंट इंडस कमीशन का गठन किया जाएगा। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले इसी में फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि पहला अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले सुनवाई कहाँ होगी? वो परमानेंट इंडस कमीशन द्वारा होगी। रेगुलर इंटरवल पे इनकी मीटिंग होगी, मतलब एटलीस्ट वंस ईयर, मतलब इस साल में एक बार तो इनको ज़रूर से मिलना है, और जो भी इश्यूज़ होंगे उन पे बातें जो करनी है वो परमानेंट इंडस कमीशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो सेटलमेंट मैकेनिज़्म है वो परमानेंट इंडस कमीशन है, PIC बोलते हैं इसको। आगे चलें, दूसरा जो मैकेनिज़्म तैयार किया गया वो है न्यूट्रल एक्सपर्ट का। तो मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग जो टेक्निकल डिस्प्यूट होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डिज़ाइन, डैम के डिज़ाइन से रिलेटेड, कोई डैम इंडिया बना रहा है उसके डिज़ाइन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो अगर PIC अगर उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है तो कोई भी कंट्री, इनमें से दोनों में से कोई भी कंट्री एक टेक्निकल न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड कर सकता है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी टेक्निकल अथॉरिटी है जो अपना एक डिसीजन देगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी और डिसीजन देगी, और ये दोनों कंट्रीज़ को उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो बागलीहार डैम इंडिया का जो 2005 में ये इशू आया, डिस्प्यूट आया, उसका जो डिसीजन था वो किसने दिया? वो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने ही दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहला PIC परमानेंट इंडस कमीशन, और दूसरा जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट। अगर PIC से कोई इंजीनियरिंग, कोई टेक्निकल डिस्प्यूट होता है और वो सॉल्व नहीं कर पाती है, उस केस में न्यूट्रल एक्सपर्ट डिमांड किया जाता है। कोई भी कंट्री इन दोनों में से रिक्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर तीसरे हमारे मैकेनिज़्म की बात करें तो उसका नाम है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है कि मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सपर्ट और परमानेंट इंडस कमीशन जो PIC है, ये दोनों अगर किसी भी इशू को, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस या लीगल या ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन से लेकर कोई इशू है और ये दोनों उसको सॉल्व करने में असफल रही हैं, अनसक्सेसफुल रही हैं, उस केस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर्म किया जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट, ये आप याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक दोनों को अरेंज करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, कभी भी जज की तरह काम नहीं करता है। हाँ, उसके पास ये ताकत है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये फॉर्म कर सकता है, ये बॉडी बना सकता है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक बिगर इंटरनेशनल प्रोसेस है, यानी कि बहुत सारे इसमें मध्यस्थता करने के लिए कंट्रीज़ हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उनके मेंबर्स हो सकते हैं, तो उनको इसमें बैठाया जाता है और वो सब डिसीजन लेते हैं एक साथ मिल के, है ना।
एक तरीके से अगर कहें तो पूरा वर्ल्ड इन दोनों के इशू में डिसीजन ले रहा है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, क्योंकि ये लास्ट है और सबसे बिगेस्ट बॉडी है जो इस इशू से रिलेटेड फॉर्म की जा सकती है, तो इसका जो भी डिसीजन होगा वो दोनों कंट्रीज़ पे बाइंडिंग होगा और दोनों को इसका ये डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे और बात करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया अगर इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो पाकिस्तान पे उसका क्या असर होगा। तो सबसे पहला जो असर होगा वो होगा वाटर स्कार्सिटी और एग्रीकल्चरल कोलैप्स। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का 80% हिस्सा जो है वो डिपेंड है इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। अगर इंडस रिवर सिस्टम का पानी इनको नहीं मिलता है तो ये एक मैसिव वाटर शॉर्टेज फेस करेंगे, मतलब पानी की एक भयंकर कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनके दो इम्पॉर्टेंट राज्य जहाँ पे जिनको हम इनके देश का, पाकिस्तान का ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं, पंजाब और सिंध। तो इन दोनों जगहों पे, पंजाब में और सिंध में, जो फसल है, जो एग्रीकल्चर है वो बढ़िया से होता है। और अगर पानी नहीं मिलता है तो ये सबसे जो ज़्यादा प्रभावित होने वाले इलाके होंगे वो पंजाब और सिंध ही होंगे। इम्पॉर्टेंट फसलें जैसे गेहूँ, कॉटन, शुगर कैन और राइस, पानी की इनको ज़रूरत होती है और अगर पानी नहीं मिला तो ये बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, जहाँ जो इनके यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बनेंगी। ठीक है, तो ये पहला इनका जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा वो होगा एग्रीकल्चर पे। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरा जो ये इम्पैक्ट फेस करने वाले हैं वो है एनर्जी क्राइसिस का। पाकिस्तान हाइड्रो पावर से एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। जैसे वहाँ पे मंगला जो है, वो तारबेला डैम्स हैं, वो इन्हीं रिवर सिस्टम के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ी मात्रा में इनके यहाँ हाइड्रो पावर जो एनर्जी है वो जनरेट की जाती है। अगर पानी कम हुआ इसका मतलब है पावर शॉर्टेज होगी, और पावर शॉर्टेज की होने की वजह से इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी जो डेली लाइफ है, वहाँ पे हमको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे, अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा इनके। और दूसरा जो है वो इनके हाइड्रो पावर जो जनरेशन है, जो एनर्जी जनरेशन है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने को मिलेगा वो है इनका इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। जैसे एग्रीकल्चर जो है उनकी पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 19 से 20% है, और साथ ही साथ वो एक बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। अगर पानी की कमी होती है तो इससे जो प्रभावित होंगे वो होंगे फार्मर्स के साथ साथ इनका एक्सपोर्ट्स, क्योंकि कॉटन और राइस जैसी फसलें ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी प्रभावित होंगे। और साथ साथ इनके साथ साथ अगर फार्मर्स और एक्सपोर्ट प्रभावित होगा तो जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो भी प्रभावित होंगे। ओवरऑल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वो और भी बढ़ता हुआ हमको दिखेगा। तो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन याद रखिएगा, एग्रीकल्चर्स की वजह से इनका बढ़िया से जीडीपी गिरेगा नीचे, फार्मर्स और आम जनता बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी, साथ ही साथ इन्फ्लेशन और हायर अनएम्प्लॉयमेंट ये देखने को हमको मिलेगा। समझ आया? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनके लास्ट और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट की, वो होगा सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पानी की कमी होने की वजह से जो हमको हर जगह, लगभग हर इकोनॉमी में देखने को मिलता है, अगर आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी है तो प्रोटेस्ट भारी मात्रा में हमको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल ओपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है उसको फेस करने का मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोविंशियल टेंशन है ना, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ऑलरेडी वो फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अब ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ आया? तो ये हमको याद रखना है कि इन पानी की कमी की वजह से तो इनका तो पहली बात तो अपने यहाँ जो देश की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, एनर्जी क्राइसिस में, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन वगैरह जो भी है ये तो फेस करेंगे। साथ ही साथ जो एक ऐसी होगी, एक फेल्ड स्टेट बनने के कगार पे जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो एकदम से डर है कि गिर ही ना जाए, है ना। तो एक याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है इनके यहाँ इस वजह से। समझ आया? आगे चलते हैं। और लास्ट में, अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की जाती है तो कुल मिला के याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत आने वाली है। इसके फूड को, एनर्जी को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को और सिक्योरिटी को,
हर जगह से एक ही बार में कई तरफ से हमले होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक सिद्ध होने वाला है, प्रूफ होने वाला है पाकिस्तान के लिए, अगर ये ट्रीटी पूरी तरीके से सस्पेंड की जाती है तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों के साथ, ताकि ये इशू समझने में उनको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।